बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। कैसे डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज हम माइक्रोबायोलॉजी से एक और लेक्चर पढ़ेंगे जो कि कल्चर सेंसिटिविटी का पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे सलाइवा कल्चर और उसका सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, तो सलाइवा कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट क्या है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर क्लियरली बता दूँ कि ये जो सलाइवा फॉर CS जो होता है ना, ये बहुत कम आते हैं लेबॉर्ट्री में। ठीक है ना, ये बहुत कम करवाया जाता है। लेकिन अगर माउथ में इन्फेक्शन हो और बहुत से मेडिसिन लेने के बाद वो ठीक नहीं होता, तो फिर उस कंडीशन में इसको रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, तो आज इसी वीडियो में हम सलाइवा फॉर CS पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूवर, सबसे पहले जो मेन कंटेंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सलाइवा फॉर CS क्या है, फिर हम इसका डायग्नोस्टिक पर्पस पढ़ेंगे कि इसका मेन मकसद क्या है इस टेस्ट का, फिर हम ये देखेंगे कि कौन सी मीडिया है जो कि हम सलाइवा CS के लिए यूज़ करते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि इस टेस्ट को करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, फिर हम प्रोसीजर देखेंगे इस टेस्ट का, फिर हम ये देखेंगे कि कौन से कॉमन बैक्टीरिया जो है वो सलाइवा में पाया जाता है इन्फेक्शन के दौरान, और फिर हम ये देखेंगे कि अगर इन्फेक्शन आया है सलाइवा में तो फिर आपने कौन से एंटीबायोटिक का यूज़ करना है। फिर हमें ये भी देखना है, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अगर आपके पास सलाइवा में कोई अननोन बैक्टीरिया आ गए तो उसके लिए कौन से बायोकेमिकल टेस्ट करना लाजमी है। ठीक है, इसके अलावा हम प्रिकॉशन पढ़ेंगे, एहतियाती तदाबीर और लिमिटेशन जो गलतियाँ हमारे पास ज़्यादातर इसमें आते हैं तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आए। तो इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम सलाइवा को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें। सलाइवा जिसको हम अपनी ज़ुबान में थूक, यानी जो थूक है ना, उसको हम सलाइवा कहते हैं। जो कि हमारे मुंह से जो थूक निकलती है वो सलाइवा कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो सलाइवा होता है ये बिल्कुल साफ़ और क्लियर, और या हम कहते हैं कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, और ये आपके पास हमारे माउथ में एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं सिलिवरी ग्लैंड, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो सलाइवा है इसके बहुत से फंक्शन होते हैं। ये आपके माउथ को मॉइस्ट करता है, लुब्रिकेशन में एक मेन रोल अदा करता है, डाइजेशन में आपके जो खुराक होता है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत, यानी च्यूइंग में, सब में एक मेन रोल अदा करता है। ठीक है, सलाइवा। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी कल्चर और सेंसिटिविटी के बारे में, तो सलाइवा कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट का मतलब ये है कि जब आप सलाइवा से, यानी सलाइवा से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट करना चाहते हैं जो कि माउथ में इन्फेक्शन काज करता है, और फिर उस यानी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ या बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो एंटीबायोटिक आप रिकमेंड करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सलाइवा कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस्टिक पर्पस। ये टेस्ट क्यों रिकमेंड किया जाता है, डॉक्टर ये टेस्ट ज़्यादातर क्यों रिकमेंड करते हैं, और इस टेस्ट को करने का मकसद क्या होता है। तो इस टेस्ट को करने का मकसद ये होता है ताकि माउथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पता चल जाए, और साथ में ये भी पता चल जाए कि जो एंटीबायोटिक्स के कौन से एंटीबायोटिक्स इसके लिए सूटेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें बायोकेमिकल टेस्ट की, कि अगर आपके पास सलाइवा में कोई अननोन बैक्टीरिया आ गया तो इसके लिए कौन से बायोकेमिकल टेस्ट करने चाहिए। सबसे पहले आपने ग्राम स्टेनिंग करना चाहिए। देखो, ग्राम स्टेनिंग से आपको ये पता चलेगा कि ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स है या ग्राम नेगेटिव रॉड्स है या कोकाई है, व्हाटएवर क्या है। ना सिर्फ आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का पता चलेगा, बल्कि साथ में आपको मॉर्फोलॉजी का भी पता चल जाएगा। तो ये करना निहायत ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें एक और टेस्ट हम करते हैं जिसका नाम है कैटालेस। तो कैटालेस ज़्यादातर आप ग्राम पॉजिटिव के लिए करते हैं। अच्छा, इसमें एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये ज़्यादातर स्ट्रेप्टोकोकस के लिए करवाया जाता है। ठीक है, तो कैटालेस टेस्ट हम करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कागुलेस, ये भी स्ट्रेप्टोकोकस के लिए किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास है API टेस्ट। ठीक है, तो अच्छा, एक बात याद रखिए कि अगर ये एक API टेस्ट आपने कर लिए ना, तो आपके पास मज़ीद टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सलाइवा में ज़्यादातर API टेस्ट को रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये थे आपके पास बायोकेमिकल टेस्ट जो कि हम सलाइवा में करते हैं जब कोई अननोन बैक्टीरिया आ जाए। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि कौन से कॉमन बैक्टीरिया जो कि सलाइवा में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो हमारे पास 30 से 50% आता है। और याद रखिएगा कि स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो आपके पास जब टूथ डिके केस होता है, मींस टूथ डिके एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है, और वो एसिड क्या करता है, वो हार्ड टिश्यू यानी जो दांतों के हार्ड टिश्यू होते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, जिससे एक कंडीशन बनता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं टूथ डिके। तो ये आपके पास टूथ डिके के केस में स्ट्रेप्टोकोकस जो कि ज़्यादातर 30 से 50% आता है। नेक्स्ट आपके पास है एक्टिनोमाइसीट एस्रीली, ये आपके पास जो है 5 से 10% आता है, और ये क्रॉनिक इन्फेक्शन के केस में आता है। इसके बाद आपके पास है प्रीवोटेला इंटरमीडिया, ये जो है ये आपके पास 5 से 10% आता है, और ये पेरोडेंटल इन्फेक्शन में आता है। अच्छा जी, पेरोडेंटल इन्फेक्शन आपके पास एक ऐसे ये ज़्यादातर गम के इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, और ये जो है आपके जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं मुंह में, तो उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शन, और साथ में जो है जब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अगर इसका बरवक़्त इलाज ना किया जाए तो फिर इससे जो आपके ज़्यादातर ये दांतों के जो बोन होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फोसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम, ये 5 से 10% आता है। ठीक है, और ये भी आपके पास तब आएगा जब डेंटल प्लेक होगा। डेंटल प्लेक से मतलब ये कि जब आपके मतलब दांतों पर या आपके जो मुंह में बायोफिल्म सा बन जाता है, मतलब सॉफ्ट या स्टिकी बायोफिल्म होता है ना बैक्टीरिया का, तो दिस इज़ कॉल्ड डेंटल प्लेक। ठीक है, तो ये फोसोबैक्टीरियम ज़्यादातर डेंटल प्लेक में आता है, ये 5 से 10% होता है। नेक्स्ट बैक्टीरिया जो आपके पास आते हैं वो है वेलोनेला परवुला, ये आपके पास 1 से 5% आता है, और ये जो है ये भी आपके पास ज़्यादातर पेरिडेंटल के केस में आता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास है पोरोपायरोमोनास गिनगिवाइलस, ये भी आपके पास बैक्टीरिया है, और ये जो है ये आपके पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स है। ठीक है, और ये भी आपके पास ज़्यादातर पास पेरोडेंटाइटिस के केस में आता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप एक बात अहम आपको बता दूँ, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये ग्राम पॉजिटिव और कोकाई होते हैं और चेन फॉर्म में होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे एक्टिनोमाइसीट जो होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स होते हैं, लेकिन ये भी चेन फॉर्म में आपके पास आएंगे। ये प्रोवोटेला जो है ये भी आपके पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स है, फोसोबैक्टीरियम भी ग्राम नेगेटिव रॉड्स है, वेलोनेला जो है ये आपके पास ग्राम नेगेटिव कोकाई है, और पोरोपायरोमोनास गिनगिवाइलस जो है ये आपके पास क्या है, ये भी आपके पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल्चर मीडिया। तो जो मेन कल्चर मीडिया हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है ब्लड एगर। अच्छा, ब्लड एगर जो है ना वो बहुत कॉमन है बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए, और इस मीडिया पर आपके पास तमाम तर जो ऑर्गेनिज़म का जिक्र हमने किया वो ऑर्गेनिज़म इस पर बड़े आसानी से ग्रो करते हैं। ठीक है, चॉकलेट एगर, तो चॉकलेट एगर भी बहुत ज़रूरी होते हैं। चॉकलेट एगर पर फास्टिडियस ऑर्गेनिज़म ग्रो करता है। ठीक है, तो इसमें भी वो तमाम तर बैक्टीरिया ग्रो होते हैं जो कि अभी हमने जिक्र किया। इसके अलावा सब्रोड डेक्ट्रोस एगर होते हैं जो कि ज़्यादातर फंगस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन चूँकि इसमें फंगस बहुत कम आता है लिहाजा इस पर आप एक्टिनोमाइसीट को ग्रो करवा सकते हैं और साथ में प्रोवोटेला बैक्टीरिया को भी ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाइल एस्कुलिन एगर हमारे पास आता है, ये ज़्यादातर प्रोवोटेला के लिए रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपके पास मोस्ट कॉमन कल्चर मीडिया जो कि इस सलाइवा CS में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट की, तो हमें स्पिरिटलम की ज़रूरत होती है, कल्चर मीडिया, हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, साथ में हमें इथेनॉल चाहिए, इसके अलावा वायर लूप चाहिए और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और बात करें तो हमें इंक्यूबेटर चाहिए, LFH चाहिए, ऑटोक्लेव चाहिए, और ये सलाइवा सैंपल चाहिए। ठीक है, वो भी स्टरलाइज कंटेनर में। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं प्रोसीजर का। तो प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, माउथ को जो है वो आपने साफ़ करना होगा। ठीक है, माउथ को साफ़ करना होगा सिंपल वाटर या डिस्टल वाटर से। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने सलाइवा को कलेक्ट करना होगा एक स्टरलाइज कंटेनर में। अगर ना किया तो फिर उसमें कंटेमिनेशन आने के चांसेस होते हैं। सलाइवा जैसे आपने ले लिया
लेबॉर्ट्री में आपने उसको ले जाना है, 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपने प्रोसेस करना है। अगर नहीं करते तो फिर आपने इसको स्टोर करना है ताकि इसका ग्रोथ रेट बैक्टीरिया का कम हो जाए, ठीक है। फिर आपने वायर लूप लेना है, इसको रेड हॉट करना है और स्ट्रीकिंग करना है, वो भी ज़िगज़ैग मोशन में, ठीक है। इसके अलावा फिर आपने क्या करना है, प्लेट को इंक्यूबेट करना है 24 से 48 घंटे बाद। और फिर आपने क्या करना है, इसमें जब जैसी ग्रोथ आ जाए तो फिर आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, बायोकेमिकल टेस्ट जो कि मैंने आपको बताए। इसको सिलेक्टिव मीडिया पर भी आपने ग्रो करना है, जो कि अभी मैंने आपको उसका भी जिक्र कर लिया, ठीक है। फिर आपने जैसे बैक्टीरिया आइडेंटिफाई होगा फिर उस बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग आपने एंटीबायोटिक्स लगाना होगा, तकरीबन 10 एंटीबायोटिक्स आपने यूज़ करने होंगे, ठीक है। फिर आपने प्लेट इंक्यूबेट करना होगा और जोन ऑफ इनहिबिशन चेक करना होगा और फिर आपने रिपोर्ट दे देना है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो इंक्यूबेशन का अगर मैं जिक्र करूं तो इसमें स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना, सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस वो आपके पास 24 घंटे बाद उसका रिजल्ट आता है। बाकी जो बैक्टीरिया है जिसमें एक्टिनोमाइसीट, प्रोबेटेला, आपके फोसोबैक्टीरियम, ठीक है, ये तकरीबन 2 या 7 दिन लेते हैं इसके ग्रोथ में, ठीक है। अगर स्ट्रेप्टोकोकस आ गया तो फिर आपने रिपोर्ट दे देना है। अगर स्ट्रेप्टोकोकस नहीं आया, नो ग्रोथ है तो मज़ीद रखना है, फिर नो ग्रोथ है फिर मज़ीद रखना है। 2 या 3 दिन बाद आपने लाजमी प्लेट को चेक करना है, इसमें ख्वामखा कोई ना कोई बैक्टीरिया आएगा, ठीक है ना, जो अभी हमने जिक्र किया। अच्छा जी, तो ये है रिपोर्ट का तरीका। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग। अच्छा जी, एंटीबायोटिक इसमें बहुत ज़्यादा है। आप एमोक्सिलिन देंगे, एमोक्सिलिन ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास ये सिफ्ट्रोक्सोन, सिफोटैक्साइम, सिफ्टाजामाइड, सल्जोन, ये सल्जोन मतलब सिफापिराजोन प्लस सल्बेक्टम हमारे पास आता है, सिफाक्साइम, सिफापाइम, ये ग्रुप ऑफ सिफ्लोस्पुरिन है, ये भी आपने देना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एफिकेसी है इसका और ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, और उस कंडीशन में दिया जाता है जब पेंसिलिन काम ना करे, ठीक है। ये आपके पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, फ्लोरोक्विनोलोन्स के ग्रुप है। इसमें आपने ये भी जो है ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में बहुत अच्छा काम करता है। साथ में आपके पास है एमिकासिन, जेंटामाइसिन, टोब्रोमाइसिन या अमाइनोग्लाइकोसाइड है और इसको भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के केस में दिया जाता है। इसके अलावा एज़ोट्रोनोम है, ये मोनोबैक्टम है और ये भी ज़्यादातर आपके पास ग्राम नेगेटिव में दिया जाता है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है। और उस वक्त भी दिया जाता है कि जब इसको ग्राम नेगेटिव में दिया जाता है और इसको ज़्यादातर एलर्जी और मतलब जब पेशेंट को पेंसिलिन और सिफ्लोस्पुरिन से एलर्जी हो तो तब दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया। अच्छा, अब आपने एक ख्याल रखना है कि जो बैक्टीरिया आपके पास आ गया ना तो आपने वो कॉमन एंटीबायोटिक्स देने हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस आ गया तो आपने एमोक्सिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, लेंजोलिड और वेनकोमाइसिन ये तो आपने लाजमी इस प्लेट पर लगाना है। लेकिन साथ में ये 5 हो गए, साथ में आपने क्या करना है, इसमें से भी 5 एंटीबायोटिक आपने फुलफिल करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास 10 एंटीबायोटिक बराबर हो जाएंगे। अगर एक्टिनोमाइसिट आ गया तो एक्टिनोमाइसिट में ये 2 एंटीबायोटिक आपने लाजमी लगाना होगा, एमोक्सिलिन और क्लेंडामाइसिन, और बाकी 8 एंटीबायोटिक आप उस स्लाइड से देख ले जो भी आप लगाना चाहते हो तो इनफ है, ठीक है। प्रोवोटेला अगर आपके पास आ गया तो फिर आपने मेट्रोनिडाजोल, क्लेंडामाइसिन, एमोक्सिलिन प्लस क्लेमिनेमिक एसिड और टेट्रासाइक्लिन ये लाजमी लगाना है, ठीक है। इसके अलावा फूसोबैक्टीरियम अगर आ गया तो इसके साथ आपने मेट्रोनिडाजोल, क्लेंडामाइसिन और एम्पेसिलिन ये लाजमी लगाना है। अगर वेनोलेला आपके पास आ गया तो इसमें आपने एम्पेसिलिन, एमोक्सिलिन, मेट्रोनिडाजोल और क्लेंडामाइसिन लगाना है। पायरोपोरोमोनास आ गया तो आपने मेट्रोनिडाजोल, क्लेंडामाइसिन, एमोक्सिलिन प्लस क्लेमिनेमिक एसिड और टेट्रासाइक्लिन यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी एंटीबायोटिक बहुत कम, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो एंटीबायोटिक है वो बहुत कम है, लेकिन अच्छा और इफेक्टिव रिपोर्ट के लिए आपने क्या करना होगा, आपने मज़ीद 5-6 एंटीबायोटिक और लगाने, यानी 10 एंटीबायोटिक आपने पूरे करने हैं, ठीक है। तो ये थे आपके पास एंटीबायोटिक्स। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशन ये है कि जब कभी भी आप सैंपल कलेक्ट कर रहे होगे ना तो कोशिश करें कि आपने माउथ एरिया को साफ़ करना है एंटीसेप्टिक से या फ्रेश वाटर से, ठीक है, ताकि वो साफ़ हो जाए और जब सैंपल लोगे तो उसके साथ कोई कंटिमिनेशन ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि स्किन होता है तो स्किन पर मतलब उसका नॉर्मल फ्लोरा होता है जिसकी वजह से नॉर्मल फ्लोरा पर ग्रो करता है। सलेवा ज़्यादातर आपने मॉर्निंग टाइम पर कलेक्ट करना होगा क्योंकि मॉर्निंग एक ऐसा टाइम होता है कि उस दौरान कुछ खुराक नहीं लिया जाता है, वाइटामिन्स नहीं लिया जाते, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और उस दौरान आपके पास बैक्टीरिया के आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपने स्टरलाइज कंटेनर का इस्तेमाल करना है, कोई दूसरा कंटेनर नहीं, अदरवाइज़
उसमें बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से दूसरे बैक्टीरिया आता है और आपके पास रिज़ल्ट में कन्फ्यूजन आता है। ठीक है, इसके अलावा वर्किंग एरिया को पहले और बाद में का काम करने से पहले और काम करने के बाद आपने इसको साफ़ करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने प्रोसेस करना है सैंपल को 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर, और फिर उसी सैंपल को रेफ्रिजरेटर में रखना है। फिर आपने सैंपल को लेबल करना है। इसके बाद फिर आपने क्वालिटी कंट्रोल लगाना है कल्चर मीडिया के साथ। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में आपने पॉजिटिव बैक्टीरिया नेगेटिव बैक्टीरिया लगाना है, और इससे आपके पास क्या आएगा, इससे आपके हैंडलिंग और कल्चर मीडिया का पता चलेगा। साथ में आपने फिर क्या करना है, आपने ग्राम स्टेनिंग और बायोकेमिकल टेस्ट लाजमी करने हैं जिससे आपको बैक्टीरिया का पता चल जाए। आज इसमें ग्राम स्टेनिंग और बायोकेमिकल का टेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपने एंटीबायोटिक जब यूज़ करेंगे उसमें जो जोन ऑफ इनहिबिशन आएगा उसको CLSI गाइडलाइन के मुताबिक आपने मेजर करना होगा ताकि रेजिस्टेंट और सेंसिटिविटी का पता चल जाए। ठीक है, ये तो आपके पास प्रिकॉशन और लिमिटेशन। इसके अलावा हमारे पास है कि आपने पेशेंट को गाइड करना होगा कि आपने एंटीबायोटिक्स नहीं लेना 1 हफ्ते पहले, ताकि CS का रिपोर्ट सही तरीके से आ जाए, जो कल्चर है वो सही तरीके से आ जाए। इसके अलावा आपने पेशेंट को गाइड करना होगा। इसके अलावा अगर आपने देखा कि इस पर कोई और बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का जिक्र मैंने किया ना, अगर उसके अलावा कोई और बैक्टीरिया आते हैं ना, तो आपने उसको एज आ कंटिमिनेशन समझकर इग्नोर करना है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा आपने पेशेंट से हिस्ट्री, एज और सेक्स पूछना है ताकि आपको इसका पता चल जाए कि ये जो बैक्टीरिया मेरे पास आया ये बैक्टीरिया वाकई इस हिस्ट्री, एज और सेक्स के मुताबिक है कि नहीं, तो इससे आपको बड़े क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सलाइवा फॉर CS। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इससे भी बेहतरीन वीडियो के अपडेट मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।